नमस्कार, सुबह 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। 66 वस्तुओं की जीएसटी दरों में कटौती, कई खाद्य पदार्थों और जीवन रक्षक दवाओं पर घटाया गया टैक्स। कंपोजिशन स्कीम के दायरे में अब सालाना 75 लाख टर्नओवर वाले रेस्टोरेंट मालिक और कारोबारी। महाराष्ट्र सरकार का किसानों की कर्ज माफी का ऐलान, कर्ज माफी लागू करने के लिए समिति तैयार करेगी प्रारूप। कुछ किसान संगठनों ने अस्थायी तौर पर वापस ली हड़ताल। स्वामीनाथन समिति की कुछ सिफारिशें मानने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तोड़ा उपवास। न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे फसलें खरीदना अपराध जैसा, प्रदेश में किसान आंदोलन जारी। श्रीनगर में सीआरपीएफ बंकर पर ग्रेनेड हमले में एक पुलिसकर्मी समेत 3 जवान घायल। हमले से पहले भीड़ ने सुरक्षा बलों पर किया पथराव। राजौरी और सांबा में सीमा पार से संघर्ष विराम का उल्लंघन। और दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत। जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द मैच। बांग्लादेश से 15 जून को बर्मिंघम में होगा सामना। दिल्ली में रविवार को जीएसटी परिषद की अहम बैठक हुई। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में करीब 133 वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए टैक्स की दरों को लेकर चर्चा हुई। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में रविवार को जीएसटी परिषद की दिल्ली में 16वीं बैठक हुई। बैठक में कई वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स की दरें कम करने पर सहमति बनी। इसके अलावा अब 75 लाख तक के सालाना टर्नओवर वाले रेस्टोरेंट मालिकों, उद्यमियों और कारोबारियों को कंपोजिशन स्कीम के दायरे में लाया गया है। पहले 50 लाख तक के सालाना टर्नओवर पर ही इसका लाभ मिल रहा था। There would be an adverse revenue impact if other things remained equal. But we are also hoping on revenue buoyancy and a check on inflation that GST will ensure so as to make up for that loss. One of the objects and advantages of GST is that you bring the rates down but the base expands so you maintain the level of taxes. काउंसिल को कुल 133 वस्तुओं पर प्रस्तावित कर की दरों को लेकर प्रतिवेदन मिले थे। इनमें से 66 को मान लिया गया। अब इंसुलिन पर 12% के बदले 5%, स्कूल बैग्स पर 28 के बदले 18, कॉपी पर 18 के बदले 12%, कंप्यूटर प्रिंटर पर 28% के बदले 18% कर लिया जाएगा। इसके अलावा जिन चीज़ों पर टैक्स की दरें कम की गई हैं उनमें अगरबत्ती, काजू, ट्रैक्टर के कलपुर्जे, 100 रुपए तक के सिनेमा टिकट शामिल हैं। We were able to reduce rates of many which deserved being reduced. But perhaps the biggest win today is for the small and medium enterprises of India. We managed to get them out of all taxes below 20 lakh turnover a year. That was a big victory. काउंसिल की पिछली बैठक में कई चीजों और सेवाओं पर प्रस्तावित टैक्स दरों को लेकर सवाल उठे थे। इसके बाद काउंसिल की बैठक में इनमें संशोधन करने का फैसला लिया गया। 1 जुलाई से जीएसटी देश भर में लागू होना है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। मध्य प्रदेश में शांति बहाली के लिए उपवास पर बैठे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को अपना उपवास तोड़ दिया। इस मौके पर उन्होंने हिंसा फैलाने पर असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार ठहराया और उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की बात कही। मध्य प्रदेश में किसानों के आंदोलन को शांत करने के लिए उपवास पर बैठे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को अपना उपवास खत्म कर दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दावा किया कि वो किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि एमएसपी से कम पर किसानों से खरीदारी करना अपराध है। उन्होंने राज्य में जारी हिंसा के लिए कांग्रेस की भूमिका पर भी सवाल उठाए। मैं मूल्य स्थिरीकरण कोष बना रहा हूं 1000 करोड़ रुपए की लागत से। मूल्य स्थिरीकरण कोष मतलब ये कोष क्या करेगा? दाम अगर गिर गए तो दाम को थामने की कोशिश करेगा। सरकार हस्तक्षेप करेगी। इस बीच कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने
14 जून से 72 घंटे का सत्याग्रह करने का ऐलान किया है। राष्ट्रीय किसान महासंघ ने भी 16 जून को देश भर में रेल और राजमार्ग जाम करने की चेतावनी दी है। इधर प्रशासन ने स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव, सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पटकर और स्वामी अग्निवेश को मंदसौर में दाखिल होने से रोक दिया। किस कानून को तोड़ने के लिए हमें गिरफ्तार किया गया है? कोई कर्फ्यू है नहीं, 144 का उल्लंघन हम कर नहीं रहे थे। हमने 4-4 लोगों की टुकड़ी बनाई थी। हम इसके लिए भी तैयार हो गए थे कि अगर एक व्यक्ति को भेजना चाहें तो एक व्यक्ति चला जाएगा। हमने कहा आदेश दिखाइए, आदेश दिखा नहीं दे रहे। ये कैसा लोकतंत्र है? 6 जून को मंदसौर में किसान आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस फायरिंग में 5 किसानों की मौत हो गई थी। किसान अपनी उपज का सही मूल्य दिलाए जाने और कर्ज माफी समेत करीब 20 मांगों को लेकर आंदोलन पर हैं। उपवास और सत्याग्रह, राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप के बीच कानून और व्यवस्था की स्थिति मध्य प्रदेश में सामान्य हो रही है, लेकिन किसान नेताओं का मानना है कि आज भी उनके मुद्दों पर सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। इसलिए फिलहाल ये आंदोलन जारी रहेगा और उम्मीद है कि जल्द ही सरकार कुछ अहम फैसले किसानों के हित में करेगी। मंदसौर से कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और रविंद्र सिंह शोराण मंदसौर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, मुख्यमंत्री ने उपवास तोड़ दिया अपना, कुछ मांगे मानने की बात कही है उन्होंने, और ख़ासकर जो स्वामीनाथन कमीशन की जो सिफारिशें थी उससे संबंधित कुछ बातें उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की बात कही है। पहले तो ये बताइए वो कौन कौन सी बातें हैं जिन पर उन्होंने हामी भरी है, और अब इस रुख पर, इस कदम पर सरकार के किसानों का क्या रुख है? जी दीपक, देखिए उपवास तोड़ दिया गया है। ये सब यहाँ के जो किसान नेता हैं वो लगातार उपवास के बारे में यही कह रहे थे कि एक राजनीतिक पॉलिटिकल गिमिक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है और इसका सीधा असर किसानों के ज़िंदगी में किसी भी तरीके से पड़ने वाला नहीं है। जहाँ तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट्स का मामला है कि बीजेपी जब सत्ता में आई थी 2014 के लोकसभा चुनाव में, उस वक्त ये वादा किया गया था कि जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट्स हैं, किसानों के हित में जो रिपोर्ट है उसको एज इट इज़ लागू किया जाएगा, और उसको अगर एज इट इज़ लागू किया जाता है तो उसके तहत जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार जो लागत मूल्य है उसका 50% लाभ किसान को देगी। लेकिन उस विषय पर केंद्र सरकार की तरफ से और अलग अलग राज्य सरकारों की तरफ से भी लगातार इस तरह के बयान आए हैं कि उसको लागू कर पाना फिलहाल संभव नहीं है। लेकिन उसके जो दूसरे हिस्से हैं, चाहे वो कर्ज से जुड़ा हो, चाहे खाद और बीज की सब्सिडी की बात हो, उन हिस्सों को सरकारें जो है कुछ हद तक लागू कराती हैं, और जिस तरह का दावा किया जाता है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की कुछ बातें मान ली गई हैं। फसल बीमा योजना भी एक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का हिस्सा है, उसको भी सरकार ने एक जो लागू किया है। लेकिन सवाल ये है कि धरातल पर जब ये स्कीम अखबारों में, टीवी में शहर के लोगों को जानकारी इसकी लगती है जिनको इन स्कीम्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब ज़मीन पर जाकर हम लोग किसानों से बात करते हैं कि कितने अधिकारियों ने उनको आके इस योजना के बारे में जानकारी दी है, फसल बीमा योजना जो है वो कितनी चल रही है, जो सॉयल हेल्थ कार्ड बनाने की बात कही जा रही है वो कितना कारगर है, तो अधिकतर किसानों से इस बात का नकारात्मक जवाब मिलता है कि सरकार की तरफ से, इन अधिकारियों की तरफ से, इन प्रशासन जो है वो उनको आके इस तरह की बातें कुछ बताता है इसके बारे में किस तरीके से चल रहा है। दूसरी बात यह है कि एक शांता कुमार जो सीनियर सांसद हैं, उनकी एक रिपोर्ट थी स्टैंडिंग कमेटी की जिसमें कहा गया था कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके आधार पर देश में केवल 6% किसान ही अपनी फसल जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के हिसाब से बेच पाते हैं। बाकी जो 94% किसान हैं वो आज भी बाजार के भरोसे हैं, और बाजार की जो हालत है वो ये है कि बाजार में जब फसल बेच देता है किसान, तो आज खासतौर पे 8 नवंबर 2016 के नोटबंदी के फैसले के बाद उसको अपनी फसल का दाम पूरा कैश में नहीं मिल पाता है। अगर 1 लाख रुपए की अगर फसल बेचता है तो केवल 10,000 रुपए जो है उसको कैश दिया जाता है और 90,000 का उसको चेक दे दिया जाता है। कई बार यही तमाम वजह थी कि किसान जो है वो उन्होंने आंदोलन की राह पकड़ी। इलाके में है ही नहीं। जी रविंद्र, फिलहाल मुख्यमंत्री ने उपवास तोड़ दिया है, लेकिन
उनके इस कदम का किसान संगठनों पर असर पड़ता नहीं दिख रहा है। फिलहाल वहां पर आंदोलन जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस जानकारी के लिए। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया है। इसके लिए पैनल का गठन भी किया गया है। सरकार के कर्ज माफी के आश्वासन के बाद किसान संगठनों ने अस्थायी तौर पर हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया। मजदूर संगठनों ने सरकार से 25 जुलाई तक वादा पूरा करने को कहा है। ऐसा न होने पर 25 जुलाई से फिर से आंदोलन की चेतावनी दी गई। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला लिया है। इसके लिए कमेटी का गठन भी किया गया है, जो कर्ज माफी को लागू करने के लिए प्रारूप तैयार करेगा। कर्ज माफी की शर्तों और ब्यौरे को एक संयुक्त समिति अंतिम रूप देगी, जिसमें सरकारी अधिकारी और किसानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल के मुताबिक लघु और सीमांत किसानों की कर्ज माफी तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। किसानों की अल्प भूधारक और मध्य भूधारक की कर्ज माफी इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषित की। किसानों की ये मांग थी कि सारे किसानों को यह मिले। आज सरकार ने सारे किसानों की कर्ज माफी कुछ निकषों के आधार पर तत्वता मान्य की। निकष तय करने के लिए एक समिति का निर्माण होगा, जिसमें किसान संगठन के नेता भी रहेंगे और सरकार के नेता भी रहेंगे, और उस समिति के निकषों के सहमति के बाद वो कर्ज माफी मान्य होगी। सरकार के इस फैसले के बाद कुछ किसान नेताओं ने फिलहाल प्रदर्शन न करने का फैसला लिया है। स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के नेता राजू शेट्टी ने कहा कि सरकार ने कर्ज माफी समेत कई मांगे पूरी करने का वादा किया है। ऐसा न होने पर 25 जुलाई से फिर से आंदोलन किया जाएगा। इधर कांग्रेस ने इस फैसले पर शासकीय आदेश जारी नहीं होने पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। जो छोटे किसान है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, उसको हम मदद करेंगे। इसकी घोषणा तो 8 दिन पहले हो चुकी थी। कोई जीआर अभी तक निकला नहीं। तो शासन जो कहती है उसका अमल करना है, तो गवर्नमेंट का जीआर बहुत जरूरी है। तो जब तक जीआर नहीं होता है, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन या शासन का आदेश जब तक जारी नहीं होता है, तब तक ये सिर्फ बातें हवा में कहने वाली बातें हैं। मैं तो समझता हूं कि हम सरकार पर विश्वास कैसा करें कि जब तक उसको पूरी अमल करने के बारे में सरकार का आदेश जब जारी होगा, तभी सच्चाई इसकी सामने आएगी। इससे पहले केंद्र और राज्य में बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि या तो सरकार किसानों का कर्ज माफ करे या फिर मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहे। किसानों ने राज्य में अपनी मांगों को लेकर 1 जून से आंदोलन शुरू किया था। हड़ताल पर गए किसानों की मुख्य मांगे कर्ज माफी समेत स्वामीनाथन समिति की सिफारिशें लागू करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अनिश्चितकालीन बंद को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पर्याप्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी भी की है। इस दौरान अब तक एक महिला समेत 5 मोर्चा समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने राज्य सरकार की घोषित नई भाषा नीति और अलग गोरखालैंड बनाए जाने की मांग को लेकर बंद का ऐलान किया है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने गुरुवार को सरकारी स्कूलों में बांग्ला को अनिवार्य करने के विरोध में प्रदर्शन शुरू किया था। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया कि दार्जिलिंग में बांग्ला को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही उन्होंने उपद्रवी तत्वों के साथ सख्ती से निपटने के निर्देश भी दिए हैं। और इस वक्त अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ कोलकाता से। उनका रुख करते हैं। अखिलेश, अब किस तरह की रणनीति है गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की और सरकार का क्या कहना है फिलहाल? देखिए दीपक, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने कल खास तौर पे यह कह दिया है सारे टूरिस्टों को कि वे दार्जिलिंग और पहाड़ी इलाका छोड़कर चले जाएं, क्योंकि वे सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। आमतौर पे गोरखा का कोई संगठन इस तरह की भाषा नहीं बोलता, क्योंकि गोरखा लोगों की जिंदगी पूरी तरह पर्यटन पर आधारित होती है और यह खास मौसम है पर्यटन का। लेकिन गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने कहा है तो इसका मतलब है कि वे चाहते हैं कि पूरे देश में एक संदेश जाए कि यहाँ दार्जिलिंग में स्थिति बहुत खराब है और टूरिस्ट एक तरीके से समझे कि दबाव में है, वहां से निकलने की कोशिशों में है।
दूसरी तरफ राज्य सरकार ने घोषणा की है कि आज से जो बंद हो रहा है उसमें कोई कर्मचारी उस समय अपने अपने ऑफिसों से अनुपस्थित नहीं रहेगा। सारी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं और यहाँ तक कि यहाँ जो राज्यपाल है केसरीनाथ त्रिपाठी उनके हवाले से भी एक स्टेटमेंट जारी किया गया है कि अगर कोई छुट्टी लेता है इमरजेंसी सिचुएशन को छोड़ के यह माना जाएगा कि उनकी सर्विस में ब्रेक है, ये उनकी सर्विस सेवा जो है, उनकी नौकरी जो है उसमें एक ब्रेक आ गया है। तो एक तरह से दबाव जो सरकारी दफ्तरों पर बनाने की कोशिश गोरखा जनमुक्ति मोर्चा कर रही थी कि वे दफ्तर में न आए, इस पे काट के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। सुरक्षा के इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन जो सबसे देखने वाली बात यह होगी कि ऐसी स्थिति में जब गोरखा संगठन नहीं, जनमुक्ति मोर्चा ने जब कॉल का ऐलान किया है, वैसे में कितने अन्य संगठन उनको साथ देते हैं, क्योंकि 13 जून को गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने अन्य संगठनों की बैठक बुलाई है, पार्टियों को बुलाया है, लेकिन किसी पार्टी ने अभी तक इस बात की इच्छा नहीं जाहिर की है कि वे उस बैठक में जाएंगे। लेकिन इधर राज्य सरकार ने भी किसी अन्य पार्टी से कोई संपर्क नहीं किया है। तो एक तरह से कहें दीपक की पूरी तरह से लड़ाई गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस के बीच में हो रही है। और इस बीच वहाँ दार्जिलिंग में कुछ कार्यकर्ताओं ने, तृणमूल कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को जनमुक्ति मोर्चा में शामिल होने का भी एक प्रयास कराया गया है, वो शामिल हुए हैं। तो यह एक राजनीतिक टकराव में लगातार बदलता जा रहा है और यह बहुत ही मैंने एक तरीके से कहें कि गंभीर स्थिति होने वाली है। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज मिजोरम की राजधानी आइजॉल में भारत म्यांमार सीमा मुद्दों पर होने वाली बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में सीमा पर आधारभूत ढांचे के निर्माण की स्थिति और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा होगी। सीमा के दोनों तरफ के लोगों के आवागमन के लिए सुविधाओं की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा म्यांमार के सीमावर्ती राज्यों में उग्रवादियों की घुसपैठ और तस्करी जैसी आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी समीक्षा की जाएगी। बैठक में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इनके साथ ही संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और असम राइफल्स के महानिदेशक और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। घटम प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। रविवार को घाटी में सुरक्षा बलों को अलग अलग जगह निशाना बनाया गया। इन हमलों में सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 जवान घायल हो गए। हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने अभियान चलाया है। इसके अलावा कल फिर सीमा पार से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया। वहीं कृष्णा घाटी सेक्टर में भी आज सुबह सीजफायर उल्लंघन किए जाने की खबर है। जम्मू कश्मीर में रविवार रात सीआरपीएफ के बंकर को निशाना बनाए जाने से सुरक्षा बलों के 3 जवान घायल हो गए। श्रीनगर के सर्राफ कदल में कल रात करीब 10:15 बजे कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और इलाके में सुरक्षा के लिए तैनात जवानों पर पथराव करने लगी। इसी दौरान एक शख्स ने जवानों के बंकर पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। धमाके में सीआरपीएफ के 2 और पुलिस बल का 1 जवान जख्मी हो गया। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। दूसरी तरफ दक्षिण कश्मीर के शोपियां में भी आतंकियों ने पुलिस के कैंप पर हमला किया। जैनपोरा शोपियां के इमाम साहिब इलाके में मौजूद जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान दल के कैंप पर रविवार को आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी मौके से भाग निकले। गोलीबारी में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के अधिकारी खुर्शीद अहमद घायल हो गए। पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने आतंकियों को पकड़ने के लिए इलाके में तलाशी अभियान चलाया है। 2 दिन पहले भी इसी शिविर पर हमला किया गया था, लेकिन जवानों की मुस्तैदी के चलते आतंकियों को जान बचाकर भागना पड़ा था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के राजौरी और सांबा जिले में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत की अग्रिम चौकियों को निशाना बनाया। सीमा पार से गोलीबारी की गई और मोर्टार के गोले भी दागे गए, जिसका भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम ने मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी के नेतृत्व में अन्ना द्रमुक अम्मा कैंप के साथ विलय वार्ता के लिए गठित पैनल को भंग कर दिया है। अप्रैल में बनाए गए इस पैनल में 7 सदस्यों को शामिल किया गया था। पन्नीरसेल्वम ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में पैनल को भंग किए जाने की घोषणा की। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री से इस मामले में तुरंत फैसला लेने के लिए कहा था, जिसके बाद यह ऐलान किया गया। इस दौरान पन्नीरसेल्वम ने कहा कि विपक्षी कैंप की तरफ से कई तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान जा रहे हैं, जिन्हें काफ़ी बर्दाश्त किया जा चुका है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने रविवार को कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जवाहरलाल नेहरू भवन में आयोजित कार्यक्रम में विदेश मंत्री ने तीर्थ यात्रियों से अनुरोध किया कि तीर्थयात्री इस दौरान गंदगी फैलाने से बचें। उन्होंने कहा कि इस पवित्र यात्रा के दौरान कैलाश मानसरोवर के मार्ग को दूषित नहीं होने दिया जाए। इस साल कुल 25 जत्थों में 1430 तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे हैं। कि मुझे लगता है कि आप बहुत ही सफल सुखद यात्रा करके आए, आनंद भी प्राप्त करें और आशीर्वाद भी प्राप्त करें, यही कहते हुए आपके जत्थे को रवाना करती हूं। पनामा गेट मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को संयुक्त जांच दल ने 15 जून को तलब किया है। उनसे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर पूछताछ की जाएगी। नवाज शरीफ पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो हाई प्रोफाइल आपराधिक मामलों की जांच कर रहे दल के सामने पेश होंगे। जीआईटी प्रमुख वाजिद जिया ने शनिवार को नवाज शरीफ को चिट्ठी लिखकर 6 सदस्यीय जांच दल के सामने सारे दस्तावेजों समेत आने को कहा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के कजाकिस्तान दौरे के बाद उन्हें यह समन जारी किया गया। दरअसल हाल ही में वो शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन की बैठक में हिस्सा लेकर लौटे हैं। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को शरीफ परिवार की लंदन में संपत्ति की जांच के लिए संयुक्त जांच दल का गठन किया था। इस दल को 60 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। पिछले महीने ही नवाज शरीफ के बेटे हुसैन और हसन से पूछताछ की गई थी। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने रविवार को अपने नए मंत्रिमंडल का गठन कर दिया। उन्होंने अपने करीबी सहयोगी डेमियन ग्रीन को अपना प्रथम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया है, जबकि भारतीय मूल की प्रीति पटेल कैबिनेट मंत्री रहेंगी। साथ ही नई सरकार में अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का प्रभार भी संभालेंगी, जो ब्रेक्जिट की कामयाबी में मदद करेगा। आम चुनाव के नतीजों से त्रिशंकु संसद उभरने के बाद टेरेसा मे की कंजर्वेटिव पार्टी ने डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी यानी डीयूपी के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया था। हालांकि इसे औपचारिक गठबंधन नहीं माना जाएगा। फिर से सरकार बनाने का दावा करने के बावजूद ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरेसा मे की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। चुनाव में उम्मीद के मुताबिक नतीजे न मिलने की वजह से सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी में असंतोष साफ नजर आ रहा है। हालांकि पार्टी ने कहा है कि फिलहाल टेरेसा मे प्रधानमंत्री बनी रहेंगी। She is our elected leader, and I think you'll find the parliamentary party, when it meets in the early part of next week, the parliamentary party will rally behind her and give her support in what is now a different situation, a minority government, but working in harness with the DUP. मुख्य विपक्षी दल लेबर पार्टी ने कहा है कि संसद में बहुमत खोने से अब टेरेसा मे का पद पर बने रहना ठीक नहीं है। लेबर पार्टी नेता जेरेमी कॉर्बिन ने कहा कि देश में एक और मध्यावधि चुनाव से इनकार नहीं किया जा सकता। Look, we have a chaotic situation with a government that sought re-election on the basis of wanting a bigger mandate and a bigger majority to bring stability to British politics. And what have we got? A minority government relying on the DUP to try and get business through the House of Commons when they have no agreed position, as far as I can work out, on most issues. It seems to me chaotic. इस बीच आयरलैंड ने कहा है कि ब्रेक्जिट पर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और आयरलैंड इस पर जल्द से जल्द फैसला चाहता है। Well, I'm conscious of the fact that this clock is ticking. We're a year now since the referendum. We lost some time over the last 7 weeks during the general election campaign. Europe is ready to start these negotiations. Ireland is ready to sit with our 26 EU colleagues and commence negotiations, because uncertainty is the enemy of stability and uncertainty is the enemy of business. दरअसल ब्रिटिश संसद का कार्यकाल तकरीबन 3 साल का बाकी था जब टेरेसा मे ने मध्यावधि चुनाव का फैसला किया। हालांकि कंजर्वेटिव पार्टी को तब बहुमत हासिल था, लेकिन टेरेसा मे ने ब्रेक्जिट वार्ता के लिए और मजबूत सरकार का नारा देते हुए चुनाव का ऐलान कर दिया। चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट।
राज्यसभा टीवी। लीबिया के पूर्व तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी के बेटे सैफ अल इस्लाम गद्दाफी को स्थानीय मिलिशिया ने आज़ाद कर दिया है। 6 साल तक कैद में रखने के बाद सैफ की रिहाई जिंतान शहर में हुई। मिलिशिया ने बयान जारी कर कहा कि सैफ को शुक्रवार को जिंतान से रिहा किया गया है, जहां पर वो नवंबर 2011 से कैद था। लीबिया के पूर्व तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी को अक्टूबर 2011 में सिरते शहर में मार दिया गया था। इसके 1 महीने बाद सैफ को सिरते से पकड़ा गया था। हालांकि मिलिशिया ने यह नहीं बताया कि रिहाई के बाद सैफ कहां गए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पार्टी संसदीय चुनावों के पहले चरण में भारी जीत की ओर है। एग्जिट पोल के मुताबिक रिपब्लिकन ऑन द मूव को 577 सदस्यीय नेशनल असेंबली में 400 से ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। मैक्रो की पार्टी को पहले चरण में 30% से ज़्यादा वोट मिल सकते हैं। संसदीय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान अगले रविवार को होगा। संसद में पूर्ण बहुमत मिलने के बाद ही मैक्रो आर्थिक सुधार और सामाजिक क्षेत्र में निवेश की दिशा में कदम बढ़ा सकेंगे। टीम इंडिया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। कल ओवल में हुए मुकाबले में उसने साउथ अफ्रीका को 8 विकेट से हरा दिया। जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द मैच बने। श्रीलंका से हार के बाद भारत ने इस मैच में अच्छी वापसी की है। भारत का सेमीफाइनल बांग्लादेश से 15 जून को होगा। टीम इंडिया के जीतने के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। रविवार को चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और दक्षिण अफ्रीकी टीम को 44.3 ओवर में 191 रन पर ढेर कर दिया। भारत ने पहले गेंदबाजी की और शानदार प्रदर्शन किया। भारत की तरफ से भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह ने 2-2 विकेट लिए। वहीं रविचंद्रन अश्विन, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ने 1-1 विकेट लिया। रन बटोरने के लिए दक्षिण अफ्रीका के 3 खिलाड़ी रन आउट हुए। इस दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने जबरदस्त फील्डिंग भी की। जसप्रीत बुमराह को बेहतरीन गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। टीम इंडिया ने 72 गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली। भारत की तरफ से रोहित शर्मा 12 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि शिखर धवन ने 78 रन, कप्तान कोहली ने नाबाद 76 रन और युवराज सिंह ने नाबाद 23 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और भारतीय टीम ने आसान जीत दर्ज कर ली। इसी के साथ भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रही। राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। रविवार को स्विट्जरलैंड के स्टान वावरिंका को एक तरफा फाइनल में आसानी से हराकर रिकॉर्ड 10वीं बार फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीता। उन्होंने स्पेनिश खिलाड़ी नडाल ने वावरिंका को 6-2, 6-3, 6-1 से हराया और इस तरह से दुनिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बने जिन्होंने एक ही टूर्नामेंट को रिकॉर्ड 10 बार जीता है। अपना 22वां ग्रैंड स्लैम फाइनल खेल रहे नडाल ने फ्रेंच ओपन में तीसरी बार बिना सेट गंवाए खिताब जीता। फाइनल में नडाल और वावरिंका आमने सामने थे, लेकिन स्पेनिश खिलाड़ी ने शुरू से ही अपना दबदबा कायम रखा और आखिरकार जीत दर्ज की। जाते जाते हेडलाइन 66 वस्तुओं की जीएसटी दरों में कटौती। कई खाद्य पदार्थों और जीवन रक्षक दवाओं पर घटाया गया टैक्स। कंपोजिशन स्कीम के दायरे में अब सालाना 75 लाख टर्नओवर वाले रेस्टोरेंट मालिक और कारोबारी। महाराष्ट्र सरकार का किसानों की कर्ज माफी का ऐलान। कर्ज माफी लागू करने के लिए समिति तैयार करेगी प्रारूप। कुछ किसान संगठनों ने अस्थायी तौर पर वापस ली हड़ताल। स्वामीनाथन समिति की कुछ सिफारिशें मानने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तोड़ा उपवास। न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे फसलें खरीदना अपराध जैसा। देश में किसान आंदोलन जारी। श्रीनगर में सीआरपीएफ बंकर पर ग्रेनेड हमले में एक पुलिसकर्मी समेत 3 जवान घायल। हमले से पहले भीड़ ने सुरक्षा बलों पर किया पथराव। राजौरी और सांबा में सीमा पार से संघर्ष विराम का उल्लंघन। और दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत। जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द मैच। बांग्लादेश से 15 जून को बर्मिंघम में होगा सामना। और फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन आगे देखिए शख्सियत।